जो लोग मेंस दे रहे हैं सभी लोग पेपर दे लिए होंगे। और जो पॉलिटी के प्रश्न आए हैं तो हम लोग जो जीएस सेकंड का है उस जीएस सेकंड को दो भागों में हमने बांटा है। एक तो जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए में पॉलिटी के प्रश्न हैं, इसके बाद फिर जो है पार्ट बी भी आएगा और पार्ट बी में जो है गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस और आईआर का प्रश्न है। तो हम लोग जो है पॉलिटी के जो प्रश्न आए उस पर चर्चा किया जाए। देखिए पहला प्रश्न जो पूछा है कि भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगतवाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना करें, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले काम यह है कि मैं बताया कि इसमें एक भूमिका लिखिए, मतलब प्रश्न को समझाना है। अब प्रश्न को समझाने का मतलब कि पर्यावरणीय समस्या का संविधानीकरण का मतलब है कि पर्यावरण की समस्या को न्यायपालिका ने संवैधानिक मुद्दा बना दिया। और आप जानते हैं कि यह पहलू मेनका गांधीवाद जो 1978 है उसके बाद ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मेनका गांधीवाद में जो है औचित्यता की बात की गई और इसी औचित्यता से ही जो है पर्यावरण के अधिकार को बल मिला। फिर आप देखते हैं कि संविधान में अन्य जगहों पर जैसे डीपीएसपी तत्व में 48A में या 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 48A जोड़ा गया, ये जो 48A जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, इसमें भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। फिर आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की बात किया। तो आप देखते हैं कि पिछले वर्षों में जो है PIL का चाहे जुडिशियल एक्टिविज्म को ले लीजिए, उसके माध्यम से पर्यावरण को संरक्षण करने की बात की गई। एक तो पहले भूमिका लिख देना है, उसके बाद आपको 5-7 वाद लेकर समझाना है। अब 5-7 वाद लेकर समझाने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो वाद है MC मेहतावाद है। जो MC मेहतावाद है पर्यावरण के लिए, MC मेहतावाद, अब देखते हैं कि MC मेहतावाद में ही जो है चाहे वो आगरा का रहा हो चाहे कानपुर का मसला रहा हो, उस मसले में पर्यावरण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो देखा जाए तो टिप्पणी किया था। तो आपको ध्यान होगा कि एक तो ये वाद लिखना है, दूसरा इसमें वाद है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, सुभाष कुमार वर्सेस बिहार राज्य। तो ये जो मसला था, अब जानते हैं कि ये मसला भी जो है 1991 का मसला है। इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसी सुभाष कुमार वाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण मुक्त जो जल है या स्वच्छ जो वायु है वो हमारे अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्राण के अधिकार में समाहित है। तो कुछ इसका एग्जाम्पल दे दिए। फिर मैं बताया कि जैसे मान लीजिए और भी जो आप लोग वाद पढ़ते हैं, जैसे इंडियन काउंसिल एक वाद है, इस इंडियन काउंसिल वाद में भी इसकी चर्चा की गई। फिर आपको ध्यान होगा कि इसी तरह से जो है MC मेहतावाद को जरूर लिखना है, क्योंकि MC मेहतावाद में एक वाद नहीं है, 1986 से शुरू होकर 1992-93 तक इसमें बहुत सारे मैटर आते हैं। आपको ध्यान होगा कि MC मेहता साहब का एक वाद था, 1987 की बात है। तो उसमें जो है दिल्ली के आवासीय क्षेत्र में पहले जो कंपनियां चलती थी, श्री राम फूड जो कंपनी थी, उसमें ओलियम नामक खतरनाक जो है वो गैस निकलता था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद करा दिया। तो आप देखते हैं कि आपको 2-3 वाद लिखना है। पहला तो वाद ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया। इसी प्रकार से जो है जैसे मान लीजिए एक बेल्लोर सिटीजन्स का मसला है, तो बेल्लोर सिटीजन्स का मसला है 1996 का मसला है। उस मसले में जो है नागरिक कल्याण जो फोरम था उसने एक PIL दायर किया था, उसके माध्यम से भी इसका संरक्षण किया गया। और एक मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, ए जगन्नाथ का मसला। तो ये जगन्नाथ का जो मसला है बनाम भारत संघ का जो मसला 1997 का, इस 1997 के मसले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा था कि जो समुद्री तट है, जो समुद्री किनारा है, जो मछलियां हैं, तमाम जो चीजें हैं, वहां जो पर्यावरण से संबंधित समस्या जो उत्पन्न होता है उसका समाधान करना चाहिए। तो आप देखते हैं कि 2-3 वाद आपको 150 शब्द तो लिखना है। आपने 4 लाइन का एक भूमिका लिखा, फिर 2-3 वादों को आपने समझाया। आप लोगों का जो नोट्स है उसमें भी लिखा हूं न्यायिक सक्रियतावाद में। और इस वाद को लिखने के बाद एक इसका मूल्यांकन लिख देना था कि भाई उपरोक्त वादों से स्पष्ट है कि न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के लिए जो है सरकार पर दबाव बनाया और सरकार ने भी जो है अनेक कार्यों के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण किया, चाहे वो CNG गैस को चलाना हो, चाहे इलेक्ट्रिक बस हुआ, कुछ करंट का भी एग्जाम्पल जोड़ देंगे। लेकिन
मूल्यांकन में मैं बताया था कि सुझाव भी लिखना चाहिए, लेकिन पर्यावरण जो आंदोलन है उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की आवश्यकता है, जिससे सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध हो सके और नागरिक समाज भी जो है वो देखा जाए तो वह भी पर्यावरण के प्रति सक्रिय व्यवहार करे, तभी पर्यावरण संबंधी समस्या का समाधान हो सकता है। बस इतना ही लिखना है। दूसरा प्रश्न चलिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी नागरिकों को उपलब्ध है। यह अधिकार असीम नहीं है। पीटी में मैं भी आप लोगों को पढ़ाया था। ये बताइए, ये जो दो अनुच्छेद हैं 19(1)(e), यह अंग, इसमें क्या है? इसमें निवास का अधिकार है, निवास का अधिकार दिया गया है और इसका प्रतिबंध कहां पर लिखा गया है? 19(5) में। इसी प्रकार से लिख रहा है विचरण, विचरण करने का अधिकार। तो जो विचरण करने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार, सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार, तो ये कहां पर लिखा गया है? 19(1)(घ) में, मतलब डी। अब बताइए, दोनों का प्रतिबंध जो है, इसका भी प्रतिबंध 19(5) में है, तो दोनों का प्रतिबंध जो है समान है। तो सबसे पहले तो जो भूमिका लिखी जाएगी उसमें यही तो लिखा जाएगा कि किसी भी राज्य में जो है हमारे यहाँ जो नागरिक हैं वो निवास कर सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। तो ये सब अनुच्छेद इसलिए संविधान में जोड़ा गया जिससे भारत का समस्त क्षेत्र इकाई के रूप में कार्य कर सके, प्रांतीयतावाद और क्षेत्रवाद की भावना जो है उसको बढ़ावा न मिल सके, और जो संकुचित भावना है उस संकुचित भावना को समाप्त करके प्रत्येक नागरिक जो है देश के मुख्य धारा से जुड़ सके, राष्ट्रभक्ति की सृष्टि का संचार कर सके। इसलिए इस तरह के प्रावधानों को संविधान में समाहित किया गया और उसमें पैरा चेंज करके पहले इसको लिख देंगे। और जो प्रतिबंध है, दोनों प्रतिबंध समान है, तो इस दोनों प्रतिबंध के समान होने से जो है इस प्रतिबंध में क्या लिखा गया है? इस प्रतिबंध में दो ही तो लाइन लिखा गया है, साधारण जनता के हितों में, साधारण जनता के हितों में, और दूसरा प्रतिबंध है एसटी के हितों के संरक्षण के लिए, एसटी के हितों के संरक्षण के लिए। ये तो आपका बेसिक चीज हो गया। तो पहले तो भूमिका में लिख दिया जाएगा, जो 4 मैं भी बोला हूं उसको जोड़कर इसको पहले लिख दिया जाएगा। और लिखने के बाद क्या करना है? देखिए, ये जो दोनों अधिकार हैं, चाहे निवास का हो चाहे विचरण करने का अधिकार हो, दोनों पर एक ही प्रतिबंध लगाया गया है। तो एकता अखंडता को स्थापित करने के लिए इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। और आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 1950 में कहा था कि कोई घनी आबादी क्षेत्र है तो वहां पर जो है ऐसा कार्य नहीं हो सकता जिससे सामान्य जनता का हित प्रभावित होता हो, वहां पर कोई रेड लाइट एरिया नहीं चल सकता है, या इस तरह के खतरनाक उद्योग भी नहीं लगाए जा सकते हैं। तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा था। अब देखिए, इसमें आपको एप्लीकेशन भी कुछ लिखना चाहिए। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि कुछ जो पॉइंट है, व्यवहारिक जो पहलू है, उसको भी लिखना चाहिए। ये बताइए, आपातकाल पढ़े थे? आपातकाल में भी तो 19 का निलंबन हो सकता है, अरे 20-21 का निलंबन नहीं होगा ना। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति भी तो अनुच्छेद 19 के इस प्रावधान को जो है कम कर सकता है। तो यही तो पूछ रहा है कि यह अधिकार असीमित नहीं है। भाई, अधिकार ऐसी परिस्थिति है जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, हमारे व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करती है, लेकिन यह असीमित तो हो नहीं सकता, इसके ऊपर कर्तव्य का आरोपण होता है। इसीलिए हर जगह जो है इस तरह के पहलू लिखे गए हैं। तो मान लीजिए व्यवहारिक पहलू लिख दिए कि आपातकाल के समय भी इसका निलंबन हो सकता है, कम किया जा सकता है। यदि भाई कोई अपराधी है, उस पर संदेह है, तो विशेष स्थान पर जाने से उसको रोका जा सकता है। चुनाव के समय भी इस तरह का पहलू, जैसे धारा 144 लगाया जाता है, जैसे कर्फ्यू लगाया जाता है, व्यवहारिक पहलू भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 शेड्यूल में देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात की गई है, तो उसके क्षेत्रों में जाने से भी आपको रोका जा सकता है, जनजातीय क्षेत्रों में जाने से भी रोका जा सकता है। ये बताइए, कोई सेना का क्षेत्र है, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इस तरह की गतिविधि हो रही है, तो वहां पर भी जाने से आपको रोका जा सकता है। हमारे यहाँ अनुच्छेद 342 में भी जो है ये बात कहा गया है कि किसी राज्य का कोई एसटी है तो उसी राज्य में उसको सुविधा प्राप्त होगा, दूसरे राज्य में जो है एसटी की सुविधा प्राप्त नहीं होगा, तो वह एसटी व्यक्ति भी दूसरे राज्य में जाकर जो है वह सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आप देखते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि बताइए महामारी हुआ, तो महामारी के समय जो लॉकडाउन हुआ, तो उस कोविड-19 के समय भी तो सामान्य जनता के हित में प्रतिबंध लगाया गया कि घर से कोई नहीं निकलेगा, अन्यथा तोड़ाई होगा। यही तो लिखना था।
तीसरा बात चलिए, तीसरा प्रश्न, आपकी राय में भारत के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन प्रदेश को किस तरह परिवर्तित किया, ये बताइए। पंचायती व्यवस्था पढ़ाया था और पंचायती व्यवस्था में जो है उसका महत्व भी लिखा था। तो पंचायती व्यवस्था में जो महत्व लिखा था उसी महत्व को तो लिखना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला काम क्या करना है, 4 लाइन भूमिका लिख दीजिए भाई, इसका 4 लाइन पहले भूमिका लिख दीजिए कि विकेंद्रीकरण है क्या भाई, पहले भूमिका लिख दीजिए, इसका अर्थ लिख दीजिए, और अर्थ लिखने के बाद जो है फिर कह रहा है कि जमीनी स्तर पर शासन प्रदेश को किस सीमा तक परिवर्तित किया है, तो इसका महत्व लिख देना है। बस इतना ही तो काम करना है, कॉपी में लिखा होगा, देख लीजिएगा। ये बताइए, पंचायती व्यवस्था आधारित लोकतंत्र ही तो है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी है। एक प्रकार से जो है लोकतंत्र को धरातल पर ले जाने की व्यवस्था है। इससे जनता को सहभागी बनाया जाता है, जिससे लोकतंत्र में सिद्धांत तो व्यवहार का अंतर समाप्त हो सके। अब इसका मान लीजिए थोड़ा सा और भी लिखना है, तो हमें कहते हैं कि लेकिन अब उस पर तो नंबर मिलना नहीं है, 150 शब्द है, तो आप महत्व पर ही ज्यादा ध्यान दीजिए कि भाई ऐसी व्यवस्था विकसित किया जाता है जिससे जो है और शक्ति का स्थानांतरण किया जा सके। अब इससे होगा क्या, तो मैं आप लोगों को समझाया था, विकेंद्रीकृत नियोजन को बढ़ावा मिलेगा, नीतिगत सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा, कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन के बीच दूरी कम होगी, प्रशासन संवेदनशील होगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक दर्जा मिलने से, भाई शक्ति का विकेंद्रीकरण तो संवैधानिक दर्जा है, तो संवैधानिक दर्जा मिलने से क्या होगा, पंचायती संस्थाओं की संरचना स्पष्ट हो गई, नियमित चुनाव होने लगा, SC ST महिलाओं को आरक्षण मिल गया। और फिर सबसे बड़ी बात है कि संपूर्ण देश में एक व्यवस्था लागू हो गया, एक समान नागरिक संस्कृति का विकास हो गया, और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से भी लोग जो है मनरेगा के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं। तब देखते हैं कि पंचायती व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने की एक व्यवस्था है। जनता जो है वो देखा जाए तो लोकतांत्रिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करती है। तब देखते हैं कि एक तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र को धरातल पर उतारने की व्यवस्था ही विकेंद्रीकरण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो हम लोग की पंचायती व्यवस्था है, जो मूलभूत सुविधा है, वो धीरे धीरे जो है आम जनता उसका मैनेजमेंट करने लगती है। इस प्रकार से देखते हैं कि लोगों को प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। तो जो मैं महत्व लिख पाया था उसी को लिख देना था, और फिर 3-4 लाइन का एक मूल्यांकन लिख देना था, कुछ 1-2 समस्या रख के मूल्यांकन लिख देना था, बस। अगला प्रश्न चलिए, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका। देखिए, मैं बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो आप लोगों को पीटी में भी पढ़ाया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है, अब इसमें को लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में 4 लाइन लिख दिया जाता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति की जो भूमिका है उस भूमिका को जो है जो 4-5 पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है आपको भूमिका में लाकर क्या करना है, भूमिका में लाकर उसको सेट कर दीजिए। अब देखिए, जैसे मैं बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायती जो व्यवस्था, जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। तो जब अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां जो उपराष्ट्रपति का पद है वो एक प्रकार से राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसी में 2-4 लाइन जो भी याद आया, कोई अनुच्छेद का यहां पर मतलब नहीं है, 1-2 योग्यता भी लिख दिए कि वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है जो सदन का सदस्य न हो। यदि सदन का कोई राज्यसभा का सदस्य है तो जब उपराष्ट्रपति बनेगा तो ऐसी दशा में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब तुरंत उसको 4 लाइन भूमिका लिखने के बाद तुरंत इसमें जो है आपको कार्य जोड़ देना है। अब यहां पर बहुत ज्यादा यदि भूमिका बढ़ाएंगे तो फिर ये जो कार्य है ये हमारा कम हो जाएगा, जिस पर नंबर मिलना है। ये बताइए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वह कार्य करता है। तो जितना स्पीकर को शक्ति प्राप्त है उतना ही इसको प्राप्त है। भाई सदन का स्थगन करना, एडजर्नमेंट करना, सैंडाई करना, या इसी प्रकार से अनुशासन बनाए रखना, या किसी को बोलने का मौका देना, किसी मान लीजिए क्षेत्रीय भाषा में किसी को बोलने का मौका देना। अब देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो है वह वाइस चांसलर भी उपराष्ट्रपति होता है, ऐसे एक पॉइंट बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का नागरिक है। तो ऐसी दिशा में अनेक सामाजिक समारोहों में जो है वह उपराष्ट्रपति को
प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। अब देखते हैं कि अनेक अवसरों पर अभी जो वेंकैया नायडू साहब रिटायर हुए, देखे होंगे विभिन्न देशों की यात्रा पर गए थे, तो आप देखते हैं कि कहीं न कहीं विदेश संबंधों में भी भूमिका होती है। तो शैक्षणिक सामाजिक उत्सवों में भी भाग लेता है, विदेशों में भी जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब ये हुआ कि यदि राष्ट्रपति नहीं है, उसका मृत्यु हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई समस्या आ गया, तो ऐसे समय अधिकतम जो है 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी बन सकता है। अब देख रहे हैं कि भाई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्यागपत्र लेता है, तो ऐसी दिशा में यदि राष्ट्रपति उसको त्यागपत्र देता है तो सबसे पहले वो स्पीकर को अवगत कराता है। अब देखे होंगे कि राधा कृष्णन से लगाए जो है वह वर्तमान तक जितने लोग राष्ट्रपति रहे हैं, सब लोग कहीं न कहीं, चाहे विदेश संबंध हो, चाहे मान लीजिए सामाजिक आर्थिक पहलू हो, चाहे इसी प्रकार से हमें कहते हैं कोई विधेयक है, तो विधेयक में राज्यसभा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि राज्यों की सभा है, संघीय व्यवस्था के आधार पर बनाया गया है, तो उसके संचालन का काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति। तो उस संदर्भ में इसकी भूमिका है। तो इसमें देखा जाए तो 5 तरह की भूमिका हो गया। राज्यसभा के सभापति के रूप में, सामाजिक समारोह और इस तरह की चीजों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, और इसी प्रकार से मैं बताया कि कहीं न कहीं राष्ट्रपति का त्यागपत्र लेता है तो फिर स्पीकर को अवगत कराता है। और फिर विदेश संबंधों में इसकी भूमिका रही है। जैसे हामिद अंसारी साहब, देखिए हामिद अंसारी साहब जब थे तो कहीं न कहीं जो है खाड़ी देशों के साथ जो है हमारे अच्छे संबंध थे, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन मूल्यांकन क्या लिखेंगे? मूल्यांकन करते समय लिखेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का आता है। उसे कोई संविधान में औपचारिक शक्ति नहीं दिया गया है, बल्कि देखा जाए तो जब मंत्रिमंडल कोई निर्णय लेता है तो राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति को भी व्यवहार में अवगत करा दिया जाता है। फिर व्यवहार में देखते हैं कि कोई देश में समस्या आती है तो लोग उपराष्ट्रपति से मिलते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर का वो व्यक्ति है, तो विभिन्न दलों के विचारों को भी सुनता है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे यहाँ प्रतिष्ठित जो है एक पद माना जाता है। संवैधानिक आवश्यकता भी है राज्यसभा को चलाने। तो देखा जाए तो यह केवल दिखावटी पद नहीं है, बल्कि इसके अनेक कार्य भी है। जैसे मैं बताया कि विधायी कार्य है, तो कार्यपालिका संबंधी कार्य भी है, तो विदेश संबंध का भी कार्य है। इसी प्रकार से जो है कुछ जो है प्रशासनिक कार्य भी है। राज्यसभा का टोटल जो है प्रशासनिक जो पहलू है वो भी कार्य है। फिर मैं बताया कि राज्यसभा का जो महासचिव होता है, उस महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ये सब लिख दिए। अगला प्रश्न चलिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए भूमिका की विवेचना। मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया तो उसकी भूमिका में क्या परिवर्तन आ गया है, ये बताइए। हमारे यहाँ पहले जो है संविधान लागू होने के बाद 1954 में काका कालेकर आयोग बनाया गया और स्थायी आयोग। फिर 1979 में जो है मंडल आयोग। तब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि भाई स्थायी आयोग बनाया जाए। फिर 1993 में कानूनी आयोग बनाया गया और फिर अंततः जो है संविधान संशोधन करके 102वां संविधान संशोधन करके 2018 में जो है ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब फिर आप जानते हैं कि चूंकि ज्यादा तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आपको तुलना इसमें लिखना है। 4 लाइन ऐसे भूमिका लिख दिए। कोई भी आयोग पूछता है तो पहले 4 लाइन उसका लिख देना चाहिए, गठन लिख देना चाहिए, संरचना लिख देना चाहिए, और फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देना है। ये बताइए, कोई कानूनी संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी से जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगा तो सबसे पहला चीज क्या है कि पहले नियमित रूप से गठन नहीं होता था, अब नियमित रूप से गठन होगा। उसकी संरचना क्लियर हो गई। और दूसरा चीज है कि पहले कार्यपालिका ही जो है देखा जाए तो नियम सेवा शर्तें निर्धारित करती थी। अब संवैधानिक संस्था होने के कारण जो है सब जो है कानून बनाकर या संविधान में संशोधन करके लिखा जाएगा। पहले सिविल कोर्ट की शक्ति नहीं थी, अब सिविल कोर्ट का भी शक्ति उसको हो गया। सदन में पहले रिपोर्ट नहीं रखा जाता था, अब सदन में रिपोर्ट भी रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पहले न्यायालय सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, अब ये सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। ये मसला क्यों है? क्रीमी लेयर के संदर्भ में ढिलाई देने की बात की गई थी। ओबीसी आयोग से कहा गया था कि इस पर आप विचार करिए, इसीलिए प्रश्न आया है। तो आप देखते हैं कि क्रीमी लेयर जैसे हमारे यहाँ 8 लाख रुपए है, तो उसको जो है तर्कसंगत बनाने की बात की गई थी। तो अब देखा जाए तो संवैधानिक संस्था होने के कारण कोई सिफारिश देगा तो उस पर सरकार जो है, सरकार के ऊपर एक संवैधानिक बाध्यता भी हो जाती है।
किसी जाति को ओबीसी में रखने की सिफारिश करेगा तो सरकार बिना कारण से उसको मना नहीं कर सकती है, उसको कारण बताना होगा, ये चीज लिखना है। फिर उसमें जो 4-5 बात आप लिखेंगे, फिर 3-4 लाइन का एक मूल्यांकन लिख देंगे। किस प्रकार देखा जाए तो जिस तरह से हमारे SC/ST आयोग है उसी तरह से ओबीसी आयोग बन गया, और इस तरह से देखा जाए तो ओबीसी आयोग जो है, जो हम लोग के यहाँ बनाया गया है, तो ये ओबीसी आयोग जो संवैधानिक संस्था के रूप में बनाया गया, तो इस संवैधानिक संस्था के रूप में बनने से जो है वह कम से कम देखा जाए तो हम लोग जो अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक संस्था बनाने की बात कर रहे हैं उसका भी मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि अब जो है सरकार पर एक दबाव बन रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग को भी जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो आप देखते हैं कि पहली बार जो है भगवान लाल साहनी साहब उसके अध्यक्ष बने थे, कार्यकाल इसका 3 साल है, तो इसमें थोड़ा सा भूमिका में ये सब भी लिख सकते हैं। और हमारे यहाँ जो है जो अनुच्छेद जोड़ा गया था 338B जोड़कर जो है ओबीसी आयोग बनाया गया। फिर आप जानते हैं कि 342 जो है ये जोड़ा गया और उसमें जो है इसकी व्यवस्था निर्धारित की गई। 4 लाइन भूमिका पहले सही होनी चाहिए कि पिछड़े वर्ग के लिए जो है ओबीसी आयोग को संवैधानिक जो दर्जा दिया गया। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है 338B और 342A 2 अनुच्छेद जोड़े गए। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को जो है परिभाषित करता है, और अनुच्छेद 340 जो लिखा गया था उसको समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से देखा जाए तो संवैधानिक दर्जा मिलने के कारण जो है अब यह जो परीक्षण कर सकता है, कहीं जांच कर सकता है, कल्याण के लिए उपाय भी बता सकता है, सरकार पर दबाव भी बना सकता है, और इस तरह से देखा जाए तो न्यायिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जो है किसी को बुला सकता है, हाजिर होने के लिए कह सकता है, और इस तरह से देखा जाए तो पूछताछ का अधिकार इसको मिल गया। दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, साक्ष्य जो है ले सकता है, तो ये सब अधिकार इसको संविधान के माध्यम से प्राप्त हो गया। बस इतना ही लिखना है। अब देखिए एक प्रश्न था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन करे, किन आधारों पर निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य किया जा सकता है, इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष का कौन सा उपचार उपलब्ध है, ये बताइए। मैं आप लोगों को जब पढ़ाया था तो मैं बताया था आप लोगों को कि हमारे यहाँ सदस्यों की समाप्ति के लिए 2 तरह के प्रावधान थे। एक तो संविधान में अनुच्छेद 102 के तहत लिखा गया, और दूसरा जो है पीपुल रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है उसके तहत लिखा गया। तो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत 2 प्रावधान थे। एक तो कुछ सामान्य प्रावधान था, और दूसरा कुछ विशेष प्रावधान भी है। विशेष प्रावधान आप लोग को लिखवाया भी था, कॉपी में देखिएगा, जब आप लोग पीटी पढ़ रहे थे तो उसमें लिखवाया था कि हमारे यहाँ जो है जनप्रतिनिधित्व कानून में लिखा गया है कि 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा किसी को कारावास का दंड दिया गया हो, तो ऐसे समय जो है लिली थॉमस वाद और तमाम में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकार किया, तो उसकी संस्था समाप्त हो सकती है। किसी को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, उसकी संस्था समाप्त हो सकती है। कोई मान लीजिए चुनाव का खर्च पेश करने में विफल रहा हो, या इसी प्रकार से सरकारी सेवा से कोई व्यक्ति बर्खास्त कर दिया गया हो, या किसी निगम में जिससे 25% या उससे ज्यादा का शेयर जो है सरकार का हो और उसमें पद धारण करता हो, या मान लीजिए किसी को भ्रष्टाचार के लिए दंडित किया गया हो, या छुआछूत, दहेज, सती प्रथा, इस तरह के सामाजिक अपराधों में कोई व्यक्ति संलग्न हो, तो उपरोक्त मामलों में जो है राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, और निर्वाचन आयोग की सलाह लेना जो है यहाँ पर आवश्यक होता है। तो निर्वाचन आयोग की सलाह से जो है राष्ट्रपति संस्था को समाप्त कर सकता है। और उसी जनप्रतिनिधित्व कानून में आप लोगों को समझाया था कि कोई व्यक्ति जो है, ये तो सामान्य प्रावधान हो गया, और कुछ उसमें विशेष प्रावधान भी लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए जो भी आपको याद है पीटी वाली कॉपी में होगा, देखिएगा, यदि कोई लोकसभा का सदस्य राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो लोकसभा से उसका स्थान क्या होगा, रिक्त हो जाएगा। यदि मान लीजिए कोई सदस्य है लोकसभा राज्यसभा दोनों से चुन लिया गया और 10 दिन के भीतर जो निर्णय नहीं करता है तो राज्यसभा से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। या इसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है विधानसभा विधान परिषद से चुन लिया गया, तो ऐसे समय जो है विधान परिषद से उसकी संस्था समाप्त हो जाएगी, विधानसभा का सदस्य बना रहेगा। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 से अधिक स्थानों से चुन लिया गया और 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं करता है तो सभी स्थानों से उसका, सभी जगहों से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। ये सब भी लिख सकते थे। तो जनप्रतिनिधित्व कानून में जो है चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति जो है ये निर्णय कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि मुख्यतः जो है 4-5 बात आपको ध्यान रखना चाहिए था। चुनाव में भ्रष्टाचार का मैटर है, या 2 से अधिक वर्ष का कारावास का दंड हो, या चुनाव का खर्च का हिसाब पेश करने में विफल रहा हो, या मान लीजिए मैं बताया कि 25%
या उससे ज्यादा का अंश यदि सरकार का कहीं पर है, उसमें कोई पद धारण करता हो, ये पहलू को लिखना था। अब फिर उसके बाद जो है इस निर्णय के विरुद्ध, भाई सबसे पहले आप कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट पे जब जाएंगे तो फंडामेंटल राइट के लिए जाएंगे ना, और पीआईएल के लिए जाएंगे। तो ये देखा जाता है एक प्रकार से आपका कैसा राइट है? लीगल राइट है। लीगल राइट है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पे 32 के तहत जा नहीं सकते, आप सबसे पहले हाई कोर्ट पे जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। एक तो इसको लिखना था। अब फिर मैं बताया कि जनप्रतिनिधि कानून में जो प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप जो रूल है 1950 का, जिसमें मैं कुछ विशेष प्रावधान अभी बोल रहा था, उसको लिखना है। बस इतना ही तो लिखना है। इसी का देखिए, जैसे मान लीजिए, अब चलिए अगला प्रश्न। राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन करें। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल अध्यादेश के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना करें। ये बताइए, आप लोगों को राज्यपाल जब पढ़ाया था तो राज्यपाल पढ़ाते समय जो है वो देखा जाए तो उसमें बताया था कि हमारे यहाँ जो है जो राज्यपाल है उसमें इसमें आपको 2-3 बात लिखना है। एक तो जो मैं फिगर बनाता हूं, विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों की विवेचना करें, और दूसरा है अध्यादेश। तो जो आप लोगों को फिगर बनाता हूं कि बताइए कि कहीं पर यदि विधानसभा में कोई विधेयक रखा गया, विधान परिषद में आया, तो ज्यादा से ज्यादा जो है 3 माह की देरी पहली बार कर सकता है, फिर 1 माह की देरी कर सकता है। 4 माह की देरी होने के बाद जो है ये विधेयक कहाँ जाएगा? गवर्नर के पास। फिर मान लीजिए यदि विधान परिषद में पहले रखा गया, विधानसभा में गया, तो विधानसभा ने यदि पारित किया तो कानून बनेगा, पारित नहीं किया तो कानून नहीं बनेगा। अब फिर इसके बाद जो है ये गवर्नर के पास आएगा। गवर्नर के पास आएगा तो मैं बताया था कि गवर्नर के पास कितने विकल्प हैं? तो 4 विकल्प हैं। हस्ताक्षर करेगा कानून बनेगा, नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है, और फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो राज्यपाल जो अनुच्छेद 200 के तहत निर्णय करता है, और फिर ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा, तो राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होता है, सब बताया था। एक तो ये लिखना है, और फिर उसके बाद जो है आपको लिखना है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश, कि भाई राज्य में मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर जो है राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। जैसे मान लीजिए भूमि अधिग्रहण का मसला हो, उस पर अध्यादेश जारी करते समय, या हाईकोर्ट की शक्ति का कोई मसला हो तो उस पर राष्ट्रपति से जो है अनुमति लेना जरूरी होता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह भी तो है कि कोई अध्यादेश जारी हो जाएगा तो जब पहला बैठक शुरू होगा तो उस पहले बैठक से जो है 6 सप्ताह का समय मिलता है, और इस 6 सप्ताह में जो है विधानसभा विधान परिषद यदि दोनों सदन है तो दोनों सदन अलग अलग पारित करें। ये सब बात लिखना था इसमें। ये सब तो ऐसे भी आप लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल जो है राज्य स्वायत्तता के पक्ष में होते हैं। तो बताइए, अब देखते हैं कि हमारे यहां जो है जो दल व्यवस्था है, ऐसे समझिए, ये प्रश्न ये है, दोबारा पढ़ देते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में होते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जो राष्ट्रीय दल होगा वो राष्ट्रीय एकीकरण की बात करता है। हमारे यहाँ जो है कोई भी मान लीजिए जो राष्ट्रीय दल होता है, वो राष्ट्रीय दल जो है हमेशा राष्ट्रहित की बात करता है। क्षेत्रीय दल में ये सब समस्या है। भाई थोड़ा सा भूमिका पढ़े लिख देंगे कि भारत में देखा जाए तो जो क्षेत्रीय दल हैं राष्ट्रीय दल से टूटकर बने। कहीं न कहीं जो है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को लीजिए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड बनने के बाद बना। हरियाणा विकास पार्टी को लीजिए, या भारतीय क्रांति दल को लीजिए, तब देखते हैं कि हमारे यहां जो राजनीतिक दल बने हुए हैं वो राजनीतिक दल जो है बहुलवादी समाज होने के कारण धर्म, जाति, भाषा, इन सब चीजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। मैं बताया कि बड़े दलों में जो है व्यक्तित्व में टकराहट होने लगी, जिसके कारण भी क्षेत्रीय दल बनने लगे।
हमारे यहां दलीय अनुशासन नहीं था, जिसके कारण क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। और कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं वो सामाजिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भी उनका विकास हुआ। जैसे डीएमके पार्टी का ले लीजिए, आत्मसम्मान आंदोलन के द्वारा जो है आप देखते हैं कि कहीं न कहीं डीएमके पार्टी बन गई। गुरुद्वारा सुधार को ले लीजिए तो उससे जो है अकाली दल का उदय हो गया। थोड़ा सा पहले भूमिका लिखा जाएगा, इसके बाद सीधा प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तो आप लिख सकते नहीं। लेकिन अब 250 शब्द का है तो आपको जो है कम से कम 10-12 पॉइंट इसमें पहले क्षेत्रीय दल का किस तरह से उदय हुआ है तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ही तो विकास होगा। भाई राष्ट्रीय दल का उदय तो अलग तरीके से होता है, लेकिन क्षेत्रीय दल का उदय मान लीजिए अनेक कारक होते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताया कि तमाम कारक होते हैं। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां जो है राज्यों की अनदेखी भी की गई। शुरुआती दौर में कांग्रेस ही सब जगह रहा तो राज्यों की अनदेखी भी की गई, तो उसके कारण भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि राज्यों के मन में जो है सापेक्षिक वंचना का भाव उत्पन्न हुआ। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इकाइयों के मध्य जो है समन्वय स्थापित नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराधिकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो नेता थे, उनके उत्तराधिकारियों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो उससे भी क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ। लेकिन यहां पर लिखना क्या है कि जो हमारी उप संस्कृति है, जो जातीयता है, जो भाषाई जो प्रवृत्ति है, उन सब चीजों के कारण जो है क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिला। व्यक्ति केंद्रित दल, अब इसी को लाकर सीधा सा लिखना है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है और क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है, टिप्पणी करें। तब देखिए, अब देखते हैं कि राष्ट्रीय दल जो है राज्य स्वायत्तता और नए राज्यों की मांग नहीं करेगा। क्षेत्रीय दल जो है चूंकि भाषा और जाति और क्षेत्र के आधार पर बना है, इसलिए वो इस तरह की मांगों को ज्यादा रखता है, सीमित दृष्टिकोण रखता है। सबसे बड़ी बात है कि जो क्षेत्रीय दल है वह जो है क्षेत्रीय आकांक्षा की बात करता है। क्षेत्रीय दल में कम संख्या होती है तो इससे दल बदल को भी बढ़ावा मिलता है। परिवारवाद, वंशवाद जैसी प्रवृत्तियां वहां ज्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि व्यक्तित्व पर राजनीति चलती है। अपराधीकरण की प्रवृत्ति, अवसरवादी प्रवृत्ति, आंतरिक गुटबंदी की समस्या या कार्यक्रम और नीति में मतभेद भी होता है, क्योंकि उनका स्पष्ट संविधान नहीं होता है। सौदेबाजी क्षमता के आधार पर बनता है, इसलिए हमेशा टूटता भी रहता है। महाराष्ट्र में देखिए ही अनुशासनहीनता दिखाई देती है। तब देखते हैं कि जो अंतःकलह की प्रवृत्ति है, दल बदल की प्रवृत्ति है, दबाव की राजनीति है, सत्ता की जो लालसा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो अभाव है, ये सब हमारे यहाँ क्षेत्रीय दल में दिखाई देता है। उसी चीज को लेकर जोड़ देना चाहिए था कि न तो उनका संगठनात्मक कोई चुनाव होता है, न कोई दलीय निष्ठा है, व्यक्तिगत निष्ठा को बढ़ावा मिलता है। संवेदनशील मुद्दों के आधार पर लोग चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं विकास की राजनीति नहीं करते हैं। धन बल, शक्ति बल, अपराधीकरण, इस तरह की प्रवृत्तियां चलती हैं। अब बहुसंस्कृतिवाद के कारण जो है वो क्षेत्रीय दलों की संख्या भी जो है बहुत ज्यादा तो हो, मतलब क्षेत्रीय दल में जो मान लीजिए विधानसभा के सदस्य हैं तो उनकी संख्या भी ज्यादा नहीं हो पाती है, लोकसभा की ज्यादा सीटें नहीं जीत पाते हैं। तो आप देखते हैं कि क्षेत्रीय दल जो है गठबंधन राजनीति को बढ़ावा देते हैं, राष्ट्रीय दल जो है वह बहुमत की राजनीति को बढ़ावा देता है। ये सब लिखा जाएगा। तो मैं बता रहा था कि जो राजनीतिक दल का, तो दोनों में जो अंतर है, भाई हमें कहते हैं कि जो केंद्रीय दल होता है उसका एक स्पष्ट विचारधारा होता है, नीति होता है, कार्यक्रम होता है, पूरे भारत पर वो ध्यान रखता है। क्षेत्रीय दल वाला भी मैं बताया कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कार्य करता है। राष्ट्रीय दल का जो है कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत होता है, क्षेत्रीय दल का कार्य क्षेत्र कोई क्षेत्र होता है। सिंपल भी लिख सकते हैं। क्षेत्रीय दल अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करके जो है राष्ट्रीय दल बनने का प्रयास करता है। ये भी तो अंतर हुआ। और सबसे बड़ी बात यह हुआ कि क्षेत्रीय दल की शक्ति जो है राष्ट्रीय दल की तुलना में कम होगी, क्योंकि कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो उसकी संख्या कम होती है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण जो है राष्ट्रीय दल के साथ क्षेत्रीय दल भी होते हैं। इस तरह से करके उसमें लिख देंगे, बस हो गया। ये सब जितना बोला हूं सब उसमें लिख देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण करें। भारत का तो आप राष्ट्रपति के निर्वाचन लिख देंगे, उसके बारे में तो आपको बोलना नहीं है, वो तो खूब पढ़े हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन में आपको 5 बात याद रखना है। पहला बात तो यह है कि
कि राष्ट्रपति का निर्वाचन द्वितीय मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, सेकंड बैलेट सिस्टम के द्वारा होता है। सेकंड बैलेट सिस्टम के द्वारा होता है। सेकंड बैलेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि सेकंड बैलेट सिस्टम का मतलब ये होता है, सेकंड बैलेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक बार पहले मतदान होगा और किसी को 50% वोट मिल गया तो राष्ट्रपति बनेगा, और नहीं मिला तो फिर जो है दो लोगों को ज्यादा जो मत मिला है, मान लीजिए किसी को 48% मिला, किसी को 40% मिला, तो दो लोगों का फिर चुनाव होगा, जनता फिर मतदान करेगी, जिसको ज्यादा मत मिलेगा वो फिर राष्ट्रपति बनेगा। अब फिर दूसरी तरफ देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल वहां पहले तो 7 साल था, लेकिन 2002 में घटाकर जो उसको 5 वर्ष कर दिया गया। वहां पर जो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं, यदि राष्ट्रपति मान लीजिए उसका डेथ हो गया तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव होना है। भारत में देखते हैं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, या इसी प्रकार से देखते हैं यहां पर महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 पक्ष में होना चाहिए, वहां पर पृथक पृथक कुल बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है। इस तरह से देखते हैं कि फ्रांस का राष्ट्रपति का जो चुनाव है, चूंकि हुआ था, अरे अभी जल्दी तो हुआ, तो आप देखते हैं इसके कारण ये प्रश्न पूछा, तो इसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और फ्रांस के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, तो भारत का तो आप लिख देंगे, फ्रांस के बारे में बताया ही कि वहां सेकंड बैलेट सिस्टम अपनाया गया है, कोई वहां पर योग्यता के संविधान में कोई योग्यता का उल्लेख नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो है, जो पहले आप जानते हैं कि पंचम गणतंत्र है, इसीलिए फ्रांस को जो है संविधान की प्रयोगशाला कहा जाता है, तो वहां पर जो है बार बार परिवर्तन होता है। वहां हाई कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है वो जो है समस्या का समाधान करता है चुनाव में, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट समस्या का समाधान करता है। इस तरह से पहलू को लिख दिया जाएगा। अब देखिए, अब उसमें राष्ट्रपति को लिखेंगे 1.5 पेज में, 1.5 पेज में इसको लिखेंगे, और फिर जो इसकी शक्ति है, जो समस्या है, उसके बारे में विवेचना किया जाएगा कि देखिए पहला तो समस्या क्या हो गया कि 2 बार चुनाव की व्यवस्था, और दूसरा चीज वहां पर ये हो गया कि योग्यता लिखा नहीं गया है, तो योग्यता नहीं लिखा गया तो ऐसे समय जो है वो एक समस्या आती है कि भविष्य में कोई व्यक्ति जो है वह योग्यता से ग्रसित भी हो सकता है। और तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या आता है वहां पर कि साधारण बहुमत से कुल बहुमत से ही हटाया जा सकता है, तो ऐसे समय बार बार राष्ट्रपति वहां पर हट सकते हैं। अब मान लीजिए राष्ट्रपति का डेथ होता है तो फिर दोबारा जो है चुनाव कराना पड़ेगा, तो ये सब समस्या वहां पर दिखाई देती है, ये सब लिखा जाएगा। अब फिर इसमें जो है, अब एक अगला और भी प्रश्न चलिए, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की विवेचना। सबसे पहले आदर्श आचार संहिता के बारे में लिख दीजिए कि चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सब दलों की सहमति से चुनाव आयोग जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट का निर्धारण करता है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बाध्यकारी है नहीं, और देखा जाए तो चुनाव की सूचना जो राष्ट्रपति जारी करता है उस दिन से जो है प्रत्याशी सरकार सब पर लागू हो जाता है। यह कोई विधिक और कानूनी मान्यता नहीं है। अब इसकी कुछ विषय वस्तु को उसमें लिख दिया जाएगा। विषय वस्तु का मतलब जैसे आप लोग के नोट्स पे आप लोग पढ़ाए भी हूं, कॉपी में देखिएगा, जो सत्तारूढ़ दल है चुनाव सूचना जारी होने के बाद कोई भी ऐसी घोषणा नहीं कर सकता है जो मतदाताओं को जो है प्रभावित करती हो, जैसे कोई अनुदान हुआ, रोजगार हुआ, कल्याणकारी योजना हुआ। जो सत्ताधारी दल है सरकारी मशीनरी का चुनाव प्रचार के दौरान प्रयोग नहीं कर सकता है, या इसी प्रकार से जो है मुख्यमंत्री हुआ या प्रधानमंत्री हुआ या अन्य मंत्री हुए वो शासकीय दौरा नहीं कर सकते हैं। चुनाव के समय जो है अधिकारियों का समांतर तबादला नहीं हो सकता है, ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सत्ताधारी दल जो है सरकारी धन का जो है विज्ञापन में प्रयोग नहीं कर सकता है। कोई सरकारी सेवक जो है एजेंट की भूमिका में नहीं बन सकता है। कोई मान लीजिए धार्मिक और जातीय उन्माद बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे समय निर्वाचन आयोग कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। तो जो आप लोगों के नोट्स पे लिखवाया हूं, कोई जनसभा है, रैली है, जुलूस है, तो उसकी पूरी सूचना आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। कोई मान लीजिए प्रचार करने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, तो वहां पर मकान मालिक से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये सब जो लिखा आप लोगों के नोट्स पे लिखवाया था, इसको पहले लिख देंगे और फिर इसकी विवेचना कर दिया जाएगा। विवेचना क्या किया जाएगा कि ये सब केवल नैतिक आधार है, कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है।
इसीलिए चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद भी दल और उम्मीदवार इसका उल्लंघन करते रहते हैं। इन्हीं कारणों से जो है आप देखे होंगे कि 17वीं लोकसभा के चुनाव में जो है इसको कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गया कि इसको कानूनी दर्जा तो दे दीजिए। आज कोई कानूनी दर्जा नहीं है तो न्यायपालिका भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और अभी तक तो कोई विधेयक बना नहीं। इन्हीं सब चीजों के कारण जो है लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है उसका जो है निष्पक्षता प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह आचार संहिता जो है, जो जिसको हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है संसदीय समिति ने भी, विधि आयोग ने भी कहा था अपनी सिफारिश में कि इसको परिवर्तनीय बनाने की आवश्यकता है, इसको वैधानिक स्वरूप देने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा आप कह देते हैं कि 24 घंटे तक प्रचार मत करिए, इससे क्या हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग चाहकर भी कुछ प्रतिबंध नहीं लगा पाता है। लेकिन अब समस्या यह है कि यदि इसको कानूनी दर्जा देंगे तो न्यायपालिका तो हस्तक्षेप करेगा, और ऐसी दशा में जो है मान लीजिए जब तक निश्चित समय के भीतर सुनवाई नहीं होगी तब तक जो है वो देखा जाए तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। तो इसको कानूनी दर्जा देने के साथ साथ जो है आपको न्यायपालिका में निश्चित सुनवाई का भी पहलू रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब विधिक दर्जा देंगे तो एफआईआर दर्ज हो सकता है। एफआईआर दर्ज हो सकता है तो ऐसे समय जो है मान लीजिए चुनाव में विलंब भी हो सकता है, कोई समस्या आ गया तो वो व्यक्ति जो है मुकदमेबाजी में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, चुनाव में विलंब हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि विधिक संहिताकरण जो किया जाएगा, जो लिखा जाएगा, उसमें किन किन बातों को लिखा जाए इसको लेकर भी एक मतता नहीं बन पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, राजनीतिक दल कुछ कहते हैं, चुनाव आयोग कुछ कहता है। तो ऐसे समय सबसे पहले जो है चुनाव आयोग एक निर्धारित प्रारूप तय करे, उसके बाद ही इस तरह के प्रावधान जो है कानूनी स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से लिखना है। अब बाकी आप लोगों के नोट्स में भी है, क्लास में भी पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन चलिए एक चर्चा हो गया। अब इसमें जो आईआर का, सोशल जस्टिस का, गवर्नेंस का जो है उसका जो बी पार्ट है, ये तो ए पार्ट खत्म हो गया, इसका बी पार्ट जो है अब इसके बाद मैं वीडियो बना देता हूं, फिर इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। और फिर हम लोग का नया बैच भी शुरू हो रहा है। तो नया बैच जो 27 तारीख से शुरू हो रहा है, जीएस सेकेंड का और पॉलिटिकल साइंस का भी नया बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।